बरसात की रात थी। बादलों की गरज, तेज हवाओं की सरसराहट और कभी कभार आसमान को चीरता हुआ बिजली का उजाला। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजनपुर गांव के चौराहे पर कुछ लोग अलाव के पास बैठे थे। वहां के बुजुर्ग राम स्वरूप बाबा गांव के एक नए मेहमान अजय को समझा रहे थे। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना, चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। क्यों बाबा, वहां क्या है? अरे दरअसल वो रास्ता भूतिया है। जो वहां गया या तो लौटा ही नहीं या पागल होकर लौटा है। बाकी गांव वाले सहम गए, लेकिन अजय जो शहर से आया था इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंस देता है। राम स्वरूप बाबा ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। बहुत साल पहले उस रास्ते पर एक भीषण हादसा हुआ था। गांव के ठाकुर साहब की बेटी राधा की वहीं हत्या हुई। उसके बाद से उस रास्ते पर रात में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने कसम खा ली कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई भी नहीं जाएगा। हाँ बाबा, सच कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बार रात में मुझे वहां सफेद कपड़ों में औरत दिखी जिसकी आंखें थी ही नहीं। अरे ये तो बस अंधेरे का वहम होगा। 2 दिन बाद अजय को शहर वापस लौटना था, मगर भारी बारिश में बस सेवा बंद थी। गांव के एक लड़के मोहन ने कहा, भैया अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो पीपल वाले रास्ते से जाओ, वो छोटा है। लेकिन बाबा तो मना कर रहे थे। अरे वो सब पुरानी बातें हैं, आप डरते क्यों हो? अजय ने सोचा समय बच जाएगा। रात के करीब 9 बजे टॉर्च लेकर वो अकेला निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर घना जंगल और बीच में कीचड़ भरी पगडंडी। टॉर्च की रोशनी में झिंगुरों की आवाज और कभी कभार मेढकों की टर टर सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से किसी के पैरों की आहट आई। अजय ने टॉर्च घुमाई पर वहां कोई नहीं था। ये शायद मेरा वहम है। कुछ कदम आगे बढ़ा तो एक औरत की धीमी सी सिसकियों की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस सिसकियां जारी रही। थोड़ा आगे बढ़ते ही टॉर्च की रोशनी में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी। उसके लंबे खुले बाल चेहरे को ढक रहे थे। आप यहाँ रात में अकेली? आपको मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी और अजय का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उस औरत की आंखें ही नहीं थी। मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अजय के कानों में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसके अपने दिल की धड़कन थी। उसने मोबाइल निकाला पर सिग्नल नहीं था। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां रख दी। अजय चीखते हुए पलटा, पर इस बार भी वहां कोई नहीं था। वो आ गया, वो आ गया। कुछ ही दूरी पर विशाल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ों के पास काले कपड़ों में एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था। बाबा, यहाँ क्या हो रहा है? तुमने गलती कर दी बेटा। ये राधा का रास्ता है। उसकी आत्मा अब भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। अचानक तांत्रिक ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी वो औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। ये इंसान यहाँ क्यों आया? हवा तेज हो गई, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। तांत्रिक ने अजय को पीछे रहने का इशारा किया। राधा ये निर्दोष है, इसे छोड़ दो। कोई निर्दोष नहीं, सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उस वक्त मुझे मदद की जरूरत थी। अजय को महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत पीपल की जड़ों की तरफ खींच रही हो। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया, लेकिन उसकी टांगें कीचड़ में धंस गई। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए अजय के कान में कहा,
राधा के कातिल का नाम मोहन था, वही लड़का जिसने तुम्हें इस रास्ते पर भेजा। अजय दंग रह गया। मोहन? तांत्रिक ने बताया कि मोहन राधा का बचपन का प्रेमी था, लेकिन लालच में उसने उसे धोखा देकर मार डाला। तब से राधा की आत्मा इसी रास्ते पर भटक रही थी। अचानक मोहन दूर से आता दिखा। वो अजय को लेने आया था। आखिर तुझे पा लिया। मोहन डरकर भागने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा होकर उसके पैरों में लिपट गई। राधा की आत्मा उसकी ओर बढ़ी और पल भर में मोहन की चीखें जंगल में गूंज उठी। फिर सब शांत हो गया। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन ये रास्ता हमेशा याद रखेगा। जिसने मुझे धोखा दिया उसका अंजाम क्या होता है। इतना कहकर उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। तांत्रिक ने अजय को गांव तक छोड़ दिया। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई कि मोहन लापता है। अजय ने किसी को सच नहीं बताया, लेकिन जब भी वो उस रास्ते के बारे में सोचता उसकी रूह कांप जाती। राम स्वरूप बाबा का एक ही वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना। पिछली घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अजय अब शहर लौट चुका था, लेकिन रात में अक्सर नींद के बीच चौंक कर उठ जाता। हर बार उसे वही सपना आता, पुराना पीपल का पेड़ और राधा। एक दिन उसे अचानक गांव से चिट्ठी मिली। लिखने वाला था राम स्वरूप बाबा। बेटा अजय, यहाँ फिर से अजीब घटनाएं हो रही है। लोग कहते हैं राधा की आत्मा वापस आ गई है। हमें तेरी मदद चाहिए। अजय के मन में डर था, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। उसे लगता था कि शायद ये उसका अधूरा काम है। अजय रात को ही राजनपुर पहुंचा। चौराहे पर सन्नाटा था। हवा में ठंडक और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। राम स्वरूप बाबा उसका इंतजार कर रहे थे। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद से 3 लोग उस रास्ते से गायब हो गए। लेकिन राधा तो मोहन को ले जाने के बाद चली गई थी। बेटा, हम भी यही सोचते थे, पर लगता है उसकी आत्मा अब और भी शक्तिशाली हो गई है। तभी एक और आदमी, कमलेश, जल्दी जल्दी आया। बाबा, कालू चरवाहा आज शाम उसी रास्ते पर गया था और अब तक लौटा नहीं। अजय ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं आज रात वहीं जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं। मुझे कोई चाहिए जो रास्ता जानता हो। कमलेश ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं चलूंगा, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। राम स्वरूप बाबा ने दोनों को तांत्रिक गिरधारी के पास भेजा। वही तांत्रिक जिसने पिछली बार अजय की मदद की थी। इस बार राधा अकेली नहीं है, उसके साथ और भी आत्माएं हैं। ये लो, ये लाल धागा पहन लो। रात के 10 बजे अजय और कमलेश टॉर्च और लाल धागा लेकर पुराने पीपल वाले रास्ते पर निकले। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन कीचड़ अभी भी था। पेड़ों की डालियों से टपकते पानी की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। भैया, हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, लेकिन सावधान रहना। कुछ दूर चलते ही वही ठंडी हवा का झोंका आया जो अजय ने पहले महसूस किया था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टॉर्च की रोशनी में अचानक कुछ चमका। अजय ने देखा दूर एक लड़की झूले पर बैठी है, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा धुंध से ढका था। कालू, क्या तुम हो? लड़की धीरे धीरे झूले से उतरी और उनकी ओर बढ़ने लगी। धुंध हटते ही पता चला वो राधा थी, लेकिन उसका चेहरा आधा सड़ चुका था। वापस आ गए? अच्छा किया। अचानक चारों ओर से फुसफुसाहटें आने लगी। हमें भी मुक्त करो, मुक्त करो, हमें भी मुक्त करो, मुक्त करो। पेड़ों के पीछे से अंधेरे साए निकलने लगे, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें खाली गड्ढों जैसी। ये कौन है?
ये मेरे जैसे हैं जिन्होंने धोखे में जान गंवाई, अब ये मेरे साथ है। एक साया अजय की ओर झपटा, लेकिन लाल धागा के पास आते ही चीख मारकर पीछे हट गया। राधा, कालू कहाँ है? राधा हंसने लगी। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। वो यही है मेरे साथ। अगले ही पल एक साया सामने आया, जिसकी गर्दन टूटी हुई और सर टेढ़ा था। अजय समझ गया ये कालू की आत्मा थी। तभी पीछे से मंत्रोच्चार की आवाज आई। गिरधारी तांत्रिक हाथ में त्रिशूल और दीपक लेकर वहां पहुंचे। राधा, तू फिर से निर्दोषों का खून बहा रही है। निर्दोष? सब पापी है। जिसने मेरी चीखें नहीं सुनी वो सब मरने लायक है। तांत्रिक ने जमीन पर गोला बनाकर अजय और कमलेश को अंदर खींच लिया। जब तक ये गोला है, ये आत्माएं अंदर नहीं आ सकती। राधा और बाकी आत्माएं गोले के चारों ओर घूमने लगी। उनकी आवाजें कान फाड़ देने वाली थी। गिरधारी ने त्रिशूल उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा। तभी बिजली चमकी और पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं बचेगा। वो हवा में उड़कर सीधा गिरधारी पर झपटी। लाल धागा अचानक जलने लगा और एक तेज प्रकाश फैला। बाकी आत्माएं चीखते हुए पीछे हट गई। जब प्रकाश खत्म हुआ, राधा और बाकी आत्माएं गायब थी, लेकिन पीपल के पेड़ के तने पर एक गहरा काला निशान बन चुका था, जो धुएं की तरह हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ अब भी जीवित हो। दिसंबर की हाट कपाती ठंड थी। अपने गांव जाने के लिए आरुष बस में बैठ चुका था। शायद मौसम का ही असर था कि ड्राइवर कंडक्टर के अलावा बस के अंदर सिर्फ 4 लोग ही यात्रा कर रहे थे। बाहर हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा था। यहाँ पर बस 15 मिनट रुकेगी। जिसको फ्रेश होना है हो लो, फिर अगला स्टॉप मऊ होगा। ड्राइवर की बात सुनकर बस में बैठी बाकी सवारियों के साथ आरुष भी उस छोटे से ढाबे पर नीचे उतर गया। यह एक छोटा सा सुनसान ढाबा था, जिसके दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। आरुष एक कप चाय पीने की इच्छा से ढाबे के अंदर पहुंच गया था। बस में बैठी बाकी की 3 सवारियां भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। भाई, एक कप मसाला चाय देना। चाय तो है, लेकिन मसाला चाय अभी नहीं है। तो इसमें क्या दिक्कत है, फटाफट बना दो। अरे बाबूजी, आप रेस्टोरेंट में नहीं खड़े हैं, ये जंगल वाला ढाबा है। और आप जिस बस में आए हैं वो पूरे 7 मिनट में यहाँ से निकलने वाली है। अरे यार, तुम तो नाराज होने लग गए। अच्छा ठीक है, तुम चाय तो दो। बस में कुल 4 सवारी है, उन्हें भी छोड़ जाएंगे क्या? दुकानदार से चाय का कूलर लेकर वह एक टेबल पर बैठकर चाय पीने लगा। कुछ मिनटों में उसने अपनी चाय खत्म की और ढाबे के बाहर आया तो देखा बस निकल गई है। धूल उड़ाती बस को जाते देख आरुष भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है, लेकिन ड्राइवर बस नहीं रोकता। कुछ देर तक बस के पीछे दौड़ने के बाद आरुष वापस ढाबे की ओर मुड़ जाता है। ढाबे के पास आकर वह देखता है कि ढाबे का मालिक ताला लगाकर जा रहा है। अरे भाई, अभी तो बस 5 बजे हैं। अभी से ढाबे में ताला लगाकर कहाँ जा रहे हो? अरे तुम अभी तक यही हो? लगता है तुम्हारी बस छूट गई। अब तो तुम्हारा भगवान ही भला करे। कैसी अजीब सी बात कर रहे हो? आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? अरे सर, मैंने आपको बताया ना, ये ढाबा जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। अब सुबह होने तक यहाँ से कोई बस नहीं गुजरने वाली है। ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। आप बस इतना समझ लो, दिन ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं ठहरता, इसीलिए आपका ड्राइवर भी यहाँ से बस भगा ले गया। अरे भाई, ऐसा क्या है यहाँ जो दिन ढलने के बाद यहाँ से कोई नहीं गुजरता? और उसकी बात का जवाब दिए बगैर ढाबे वाला अपने ढाबे में ताला लगाकर घड़ी की ओर देखते हुए तेजी से वहाँ से निकल जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी था। शाम के 5 बजे ही ढाबा बंद करके भाग गया। ऊपर से पता नहीं बिन सर पैर की बातें कर रहा था।
गांव के लोग अफवाह फैलाने में एक नंबर होते हैं, ये तो मानना पड़ेगा। आरुष अपना मोबाइल निकालकर अपनी लोकेशन को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाईवे से लगते हुए आगे ही एक छोटा सा गांव है। यहाँ तो दोनों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। अगर ढाबे वाले की बात सच थी तो इसका मतलब है अब रात में इस रूट से कोई भी बस नहीं गुजरने वाली है। रात में इस जंगल की रोड पर रुकना सेफ नहीं होगा। ऐसा करता हूँ, गांव में जाकर मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है वहाँ मुझे रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए। आरुष जंगल वाले रास्ते पर तेज कदमों से चला जा रहा था। शाम के 5:30 बज चुके थे। सर्दियों के दिन होने के कारण दिन ढल चुका था और चारों ओर अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था। अंधेरे से रह रह कर आती जंगली जानवरों की रोने की भयानक आवाज उसके दिल को दहला रही थी। अरे यार, लगता है इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं, तभी इतना भयानक आवाज सुनाई दे रही है। शायद इसी वजह से अंधेरा होने के बाद यहाँ से कोई बस नहीं गुजरती होगी। आरुष मन ही मन अटकलें लगाता आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सड़क के दूसरे छोर पर एक गांव दिखाई पड़ने लगता है। कैसा गांव है ये? बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसा लगता है पूरे गांव में बिजली ही नहीं है। गांव की सीमा से लगभग 150 मीटर पहले पीपल के पेड़ों का झुंड दिखाई दे रहा था। जैसे ही आरुष उस झुंड के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। अपना वहम दूर करने के लिए जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे आसपास कुछ भी नजर नहीं आता था। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने को होता है, उसे फिर से एक आहट और चीखों की आवाज सुनाई पड़ने लगती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे इस गांव में घुसने नहीं देना चाहती। हाईवे पे घूमते छलावों की कहानी तो मैंने भी सुन रखी है। कहीं इस पेड़ पर कोई छलावा तो नहीं है? आसपास का सन्नाटा और अंधेरा देखकर अब आरुष को भी डर लगने लगा था। उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि तभी उसे पेड़ों के पीछे से झांकते किसी शख्स का आधा शरीर दिखाई दे जाता है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ही इतनी देर से आवाजें निकालकर मुझे डरा रहे हो ना? आरुष की बात सुनकर वह आदमी पेड़ के पीछे से बाहर आ जाता है। वह कोई तकरीबन 20-25 बरस का आदमी था, जिसके लंबे लंबे घुंघराले बाल थे, जिससे उसका आधा चेहरा ढका हुआ दिखाई दे रहा था। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? ज्यादा बनो मत, मेरे नजदीक मत आना। देखो, मैं अभी पुलिस का नंबर मिला दूंगा, दूर हटो। अरे मैं कोई चोर हूँ क्या जो तुम पुलिस को नंबर मिलाओगे? डरो मत, मैं भी डर के कारण ही यहाँ छुपा हुआ था। डर? आखिर किसका डर? देखो, मैं पास के गांव में रहता हूँ। आज मेरी भैंस चरते चरते न जाने कहाँ निकल गई। उसे खोजते खोजते दिन ढल गया और मैं इस मनहूस गांव के पास आकर अटक गया। अरे अटक गया से क्या मतलब है? जंगल में ऐसे पेड़ के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। या तो सुबह तक तुम ठंड से अकड़ जाओगे या कोई लुटेरा तुम्हें मार कर फेंक जाएगा। चलो अंदर गांव में चलकर मदद मांगते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं इस गांव के आसपास भी नहीं जाने वाला और तुम्हें भी यही कहूंगा कि चले जाओ यहाँ से। ये आदमी क्यों नहीं चाहता है कि मैं गांव में जाकर मदद मांगूं? मुझे तो ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये सच में कोई लुटेरा हुआ तो? ये भी हो सकता है कि ये कोई भूत प्रेत हो। ऐसे अचानक से पेड़ के पीछे प्रकट हो गया, मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। देखो भाई, तुम्हें अपनी भैंस बकरी जहाँ ढूंढनी है ढूंढो, मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जाकर गांव में अपनी रात बिताने का इंतजाम कर लेता हूँ। तुम्हें सचेत करना मेरा काम था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। आरुष गहरे अंधेरे को देखते हुए तेज कदमों से गांव की सीमा में घुस गया था। सामने लगभग 200 मीटर की दूरी पर 2-3 कच्चे पक्के से घर दिखाई दे रहे थे। आरुष अपने मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने के घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे कोई महिला दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अगले ही पल वह औरत जोर जोर से हंसते हुए पेड़ पर उल्टी लटकी हुई दिखाई देने लगती है। अब तो आरुष के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई थी। वह उल्टे पांव वहां से भागते हुए फिर से उसी पीपल के पास पहुंचा तो वह आदमी उसे कुछ दूरी पर पैदल जाता हुआ दिखाई पड़ा। लगता है मुझसे गलती हो गई। वो आदमी ठीक कह रहा था,
कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस गांव में। आरुष दौड़ते हुए उस आदमी के पास पहुंचता है। आप ठीक कह रहे थे, वो गांव, वहाँ कुछ तो है। मैंने अपनी आंखों से एक औरत को पेड़ पर लटकते हुए देखा। मैं जो बताऊंगा उस पर यकीन कर पाओगे? क्यों नहीं, मुझे आप पूरी बात बताइए। आखिर इस गांव का क्या रहस्य है? जिसको तुमने अभी अभी पेड़ पर लटकते हुए देखा वो कोई औरत नहीं बल्कि प्रेत था। ये गांव पिछले 75 सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। तो इस गांव में रहने वाले लोग आखिर कहाँ चले गए? आजादी से पहले की बात है। देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी। उस अंग्रेजी हुकूमत में जो हिंदुस्तानी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे वो ऐसे छोटे छोटे गांव पर राज किया करते थे। इस गांव में रहने वाली एक लड़की पर एक रोज अंग्रेज वायसराय की नजर पड़ गई। जब गांव के मुखिया को पता चला कि अंग्रेज अफसर गांव की लड़की को पसंद करता है तो उसने उस लड़की के बाप को खूब डराया धमकाया और उसकी बेटी को अफसर के साथ भेजने के लिए कहने लगा। भाइयों, आज मेरी बेटी पर उस अंग्रेज ने बुरी नजर डाली है। कल को ये किसी भी बहन बेटी के साथ हो सकता है। इसलिए हमें इस अंग्रेज से डरे बिना उसका सामना करना होगा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत पर बात आए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे चुप। अगले ही दिन लड़की का पिता पास के गांव में जाकर अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर देता है और दूल्हा बारात लेकर गांव में पहुंच जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव के सारे लोग शादी में शरीक होने के लिए मंडप में जमा थे। दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था कि उसी क्षण मुखिया को यह खबर लग गई कि रूपा की शादी हो रही है। इन लोगों को इतनी हिम्मत हो गई है, मेरे समझाने पर भी ये रूपा की शादी करवा रहे हैं। इससे पहले कि वो गोरा मेरी खाल खींचे, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। मुखिया अंग्रेज सैनिकों के साथ आधी रात को गांव में घुसा और रूपा के घर पर पेट्रोल को छिड़ककर चारों ओर से आग लगा दी। पूरा का पूरा गांव एक ही दिन में उस आग में खत्म हो गया। लेकिन मरने के बाद भी उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से लेकर आज तक वो लोग इस गांव में ही भटक रहे हैं। मुखिया और उसके सभी आदमियों को मारकर उन्होंने अपनी मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन उस दिन के बाद ये गांव हमेशा के लिए शापित हो गया। इसलिए अंधेरा होने के बाद गांव की सीमा को पार करने का मतलब अपनी मौत को बुलाना। आज तक जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। इस घटना के 70 साल बीतने के बाद भी उस गांव में जाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद भाई, लेकिन अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? आओ, मैं एक जगह बताता हूँ। वह आदमी आरुष को लेकर एक पुराने से घर में चला गया। ये जगह थोड़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ कोई खतरा नहीं है। तुम सुबह तक यहाँ रुक सकते हो। गांव की खौफनाक कहानी सुनकर आरुष का रोया रोया डर से कांप रहा था, क्योंकि वो उस गांव की सीमा में पैर रखकर लौट आया था। अरे भाई, आपका नाम नहीं बताया आपने? किशन कुमार। आरुष को उस पुराने से मकान में छोड़कर किशन वहां से बाहर निकल गया। आरुष ने किसी तरह वो रात बिताई। सुबह बस के हॉर्न की आवाज से उसकी नींद खुल गई। लगता है सुबह हो गई। सुबह का उजाला उस टूटे फूटे पुराने कमरे को रोशन किए हुए था। कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अचानक आरुष की नजर शादी के कार्ड पर जाकर थम गई, जो सामने रखी कुछ किताबों के पास बिखरे थे। किसी की शादी का कार्ड लगता है। रूपा संग किशन, 22 दिसंबर 1946। आरुष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। जिसके साथ आरुष ने रात बिताई थी वो कोई और नहीं, रूपा का दूल्हा किशन था। बाकी गांव वालों के साथ साथ वो भी आज तक भटक रहा था, लेकिन शायद उसके भटकने का मकसद अलग था। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के